तो इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने के लिए तैयार है? आर्य? आखिर कौन थे ये लोग और भारतीय उपमहाद्वीप में आए कैसे? देखिए, ये वो कहानी है जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त से बड़े बड़े इतिहासकारों, पुरातत्वविदों सबको उलझा कर रखा है। और यहीं से जानते हैं, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक तरफ तो थी इतनी विशाल, इतनी सुनियोजित सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर जैसे अचानक से एक बिल्कुल अलग, एक ग्रामीण वैदिक संस्कृति सामने आ जाती है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, उसको कैसे भरें? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। ये देखिए, औपनिवेशिक काल के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर मॉर्टिमर व्हीलर। उनका ये कहना था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी हैं। बड़ा नाटकीय लगता है ना? असल में इसी एक लाइन से एक बहुत पुरानी और असरदार थ्योरी ने जन्म लिया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मतलब ये माना गया कि बाहर से आए घुड़सवार योद्धाओं ने सिंधु घाटी के शहरों को तबाह कर दिया। पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? तो आज के इस सफर में हम इस रहस्य की एक एक परत को खोलेंगे। हम शुरू करेंगे पुरानी बहसों से, फिर देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस ने आकर इस पूरे मामले को सुलझा दिया, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है लगभग 1900 ईसा पूर्व की। उस वक्त की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वो क्यों खत्म हुई, ये अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन उसके पतन ने एक खालीपन, एक वैक्यूम जरूर छोड़ दिया, और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। और इसी खालीपन की वजह से दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट थियोरीज सामने आईं, और दशकों तक इन्हीं दो थियोरीज पर बहस चलती रही। एक तरफ सवाल था, क्या भारत पर बाहर से हमला हुआ, या फिर क्या वैदिक संस्कृति यहीं इसी मिट्टी से पैदा हुई? तो देखिए, एक तरफ थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कॉलोनियल सोच से निकली थी। इसका कहना था कि बाहर से लोग आए और उन्होंने भारत को जीत लिया। और दूसरी तरफ थी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। ये राष्ट्रवादी सोच से निकली थी, और इसका मानना था कि आर्य हमेशा से यहीं थे और यहीं से उनकी भाषा दुनिया भर में फैली। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं थी, ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजीज थीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। ये जो शब्द है आर्य, इसका मतलब क्या है? ऋग्वेद में ये शब्द किसी नस्ल या रेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब है श्रेष्ठ या सम्माननीय। मतलब ये एक कल्चरल पहचान थी जो भाषा और रीति रिवाजों से जुड़ी थी, न कि किसी के रंग रूप से। तो दशकों तक क्या हुआ? ये पूरी बहस सिर्फ पुरानी किताबों और खुदाई में मिली चीजों पर अटकी हुई थी। एक डेडलॉक सा बन गया था। और फिर 21वीं सदी में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, एक गेम चेंजर, और वो था प्राचीन डीएनए का साइंस। इसने तो आकर पूरा खेल ही पलट दिया। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल पुराने कंकालों में से जेनेटिक कोड निकालकर साइंटिस्ट अब उन लोगों की कहानी सीधे सीधे पढ़ सकते थे। ये तो ऐसा था मानो आप इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि सीधे उसके कैरेक्टर्स से पूछ रहे हो कि भाई हुआ क्या था। और ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी। 2019 में एक बहुत बड़ी, एक लैंडमार्क स्टडी हुई। इसमें पूरे साउथ और सेंट्रल एशिया से 523 प्राचीन इंसानी जीनोम को एनालाइज किया गया। मतलब ये अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक थी, और इसने हमें जो तस्वीर दिखाई वो एकदम साफ थी। तो डीएनए से क्या पता चला? नतीजे हैरान करने वाले थे और बिल्कुल क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सेंट्रल एशिया के स्टेपीज वाले लोगों का कोई डीएनए था ही नहीं। वो डीएनए, खासतौर पर R1A Z93 हैप्लोग्रुप, भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 BCE के बाद ही दिखता है। और एक और दिलचस्प बात, ये जीन फ्लो ज्यादातर पुरुषों के जरिए हुआ था। इस एक खोज ने आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को, आप कह सकते हैं, लगभग खारिज ही कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर ये कोई हमला नहीं था, और अगर वो लोग हमेशा से यहाँ नहीं थे, तो फिर हुआ क्या? जवाब हमें साइंस से मिलता है, और वो जवाब है एक धीमी गति से हुआ माइग्रेशन। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक लंबा सफर था। ये सफर शुरू हुआ था यूराल के स्टेपीज से, जहां इन्होंने स्पोक वाले पहिए का रथ बनाया, जो उस जमाने की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। वहां से ये लोग सेंट्रल एशिया गए, और फिर लगभग 1600 BCE के आसपास ये स्वात घाटी पहुंचे। यहाँ हमें घोड़ों के साथ इनकी कब्रें भी मिलती हैं।
और बस यहीं से इन्होंने भारत के मैदानी इलाकों में आना शुरू किया। और जब ये लोग यहाँ आए तो ये उस इलाके में बसे जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया है, यानी 7 नदियों की धरती। ये आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। कमाल की बात यह है कि ऋग्वेद में बताई गई ये नदियां आज भी हमारे भूगोल का हिस्सा हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब ये बाहर से आए लोग और यहाँ के स्थानीय लोग मिले तो कैसा समाज बना? जो समाज बना वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी, सिंधु घाटी की शहरी दुनिया से एकदम अलग। आप ऐसे समझिए, सिंधु सभ्यता शहरी थी, व्यापार पर चलती थी। वहीं वैदिक कल्चर पूरी तरह से ग्रामीण था, पशुओं पर आधारित। सिंधु सभ्यता में बैल की पूजा होती थी, तो वैदिक लोगों के लिए घोड़ा और गाय सबसे कीमती थे। और हाँ, इनके पास रथ थे जो उस वक्त की सुपर टेक्नोलॉजी थी और जो सिंधु सभ्यता के पास नहीं थी। इनका समाज कबीलों में बटा था। जो राजन या राजा होता था वो एक सरदार जैसा था और उसकी पावर पर सभा और समिति जैसी काउंसिल का कंट्रोल रहता था। इकोनॉमी पूरी तरह से मवेशियों पर, खासकर गायों पर टिकी थी। हालत ये थी कि लड़ाइयां भी गायों के लिए होती थीं, जिसे गविष्टि कहते थे, मतलब गायों की खोज। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये बहस कभी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए थी ही नहीं, ये हमेशा से जुड़ी रही है हमारी पहचान से, हमारी राजनीति से। ये बहस हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास को अपने अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरफ कॉलोनियल ताकतों ने इसे ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि देखो, भारत पर तो हमेशा बाहर वालों ने ही राज किया है। तो दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए भी हुआ जो कहती है कि हम हमेशा से यहीं थे, अखंड। इससे हमें ये समझ आता है कि हम अतीत को कैसे देखते हैं, ये हमारे आज को तय करता है। तो आज साइंस की मदद से हमारे पास एक काफी क्लियर तस्वीर है। क्या हुआ था? ये कोई हमला नहीं था, ये एक बहुत धीमा माइग्रेशन था जो कई पीढ़ियों तक चला। और सबसे जरूरी बात, ये एक कल्चरल मिक्सिंग थी। बाहर से आने वाले लोग यहाँ की आबादी के साथ घुल मिल गए और इसी मिलाप से एक नई, एक मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया जो आज के भारत की बुनियाद है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इतिहास और विज्ञान दोनों हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी संस्कृति शुद्ध नहीं होती, कि हम सब कहीं न कहीं प्रवासन और मिश्रण का नतीजा है, तो फिर अपनी पहचान और अपनेपन की भावना को हम आज कैसे देखें? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर इस विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए स्रोतों को खुद देखना चाहें तो उनकी जानकारी नीचे दी गई है।